नहीं, मेरा अधूरा ज्ञान इन लोगों के गले से नीचे नहीं उतरता। इनकी आंखों में मोतियाबिंद चढ़ा हुआ है, इसलिए मेरी चीज बोली इन्हें सोयाबीन नहीं, मोतियाबिंद। लोगों को मोतियाबिंद होता है, इन लोगों को मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। देखो, मोदी जी का अपने मुंह से कहना है कि मैंने चाय बेची है, तो जो बंदा चाय बेचता है उसके साथ सबसे पहले क्या चीज आती है? पकौड़ा। चाय के साथ लोग मट्ठी खाते हैं, पकौड़ा खाते हैं। तो मोदी जी की सोच चाय की कि मैंने चाय बेची है, तो मोदी जी पकौड़ा बेचने को रोजगार मान के चलेंगे कि मैंने चाय बेची है, तुम पकौड़े बेच लो, रोजगार का कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। पकौड़े की बात कर लो, यहाँ पे चांद चौक में ही खड़े हैं हम लोग। एक पकौड़ा वो जो है महीने में 30,000 रुपए कमाता है, 30 से 40,000 रुपए, 50,000। वो 1 लाख भी कमाता होगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा बंदा इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, तो आपने कॉलेज क्यों खोल रखे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओपन और रेगुलर से हर साल 1.5 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं। क्या वो सारे के सारे 1.5 लाख बंदे पकौड़े की दुकान खोल लें? इस रोड पे लगातार फिर पकौड़े की दुकान खोलेंगे। भाई साहब, खाएगा कौन और बेचेगा कौन? आप ही बेचोगे और आप ही खाओगे। आज हालत ये कि एलन मस्क है, नाम सुना होगा, जो ट्विटर चलाता है, उसने क्या बोला कि मैं 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पे बसाऊंगा। उसकी सोच ये है, और हमारे मोदी जी की सोच क्या है? आओ पकौड़ा बेचो, तुम्हारे लिए रोजगार हो गया। हाँ, विकास में देखो, विकास की जहाँ तक बात है, विकास तो सबको दिख रहा है जो हुआ है। एक तो आप वो यही बात कर रहे थे, उसकी ये नहीं, जय श्री राम नहीं, उसकी बात कर रहे थे। ये वो कौन सी ट्रेन की बात कर रहे थे? वो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे। उस पर काम चल रहा है उस पर। वो एक जवाब दे दूं पहले। वो अभी वो अहमदाबाद से जो बॉम्बे का प्रोजेक्ट था, वो अभी एक पोर्शन उसका कंप्लीट हो गया है, वो चल रहा है। सारे आप जो हाईवे देखिए कितने बन रहे हैं इनके टाइम में है। वो तो ये तो चलो एक छोटी ये तो बहुत छोटी, ये धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर और बुलेट ट्रेन। सबसे पहली चीज, राम मंदिर तो इन लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है। सरकार का कोई रोल नहीं होता मंदिर मस्जिद बनाने का। पहली चीज, संवैधानिक सरकार है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार के खाते में उपलब्धि किसी भी कीमत पे नहीं डाली जा सकती। हालांकि इन जैसे लोग जो है उसको डालेंगे सरकार में। रही बात 370 की, 370 जब तक ली हुई थी, इनमें से किसी को क्या नुकसान था? 370 हट गए, इनको एक फायदा मुझे गिना दे और एक नुकसान गिना दे, मैं मान लूंगा कि हाँ 370 हटने चाहिए। क्या फायदा क्या नुकसान? एक फायदा एक नुकसान। 370 एक फायदा एक नुकसान। 370 का बेसिक फायदा, तो सबसे बड़ा फायदा ये है, जो कश्मीर थी, वहाँ के लोग थे जो अपने एक अलग रास्ते पे चल रहे थे, उनको मेन स्ट्रीम पे लेके आना, सबसे बड़ा फायदा तो ये है। एक घर के अंदर मान लिया 5 बंदे हैं, एक बंदा वो आपकी जो फैमिली है उससे अलग चल रहा है, अलग रास्ते पे, उसको अपनी मेन स्ट्रीम पे लेके आना सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो फैमिली का। कश्मीर से क्या नुकसान? दूसरा ऑप्शन ये फायदा इसका, कश्मीर पे जो पहले चल रहा था, अभी तक जो चल रहा है, पहले तक चलता रहा है, जो हमारी जीडीपी है उसका साला 10 से 15% कश्मीर में खर्च होता था हमारा। धारा 370 का कमाल है। उससे अब क्या बोलेंगे? नहीं, इन्होंने कश्मीर की बात उठाई, तो कश्मीर आप कह रहे हो कि कश्मीर अलग चलता था। कश्मीर में क्या अलग चलता था? कश्मीर की संचार व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में थी। कश्मीर का भारी जो सुरक्षा वो केंद्र सरकार के हाथ में थी। कश्मीर का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो सारा सरकार के हाथ में था। विदेश नीति कश्मीर की सरकार के हाथ में थी। नुकसान किस चीज़ का हुआ? उनका वहाँ सिर्फ एक चीज़ ये होती थी कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है तो उसको वहाँ पे अपने, अरे सुन लीजिए यार, आप सुनोगे नहीं। उसमें सबसे बड़ी जो उसकी दिक्कत थी, डिसएडवांटेज, कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो कश्मीर विधानसभा में उसको पारित कराना जरूरी होता था। अगर वो पारित करती है तो वो केंद्र सरकार का कानून उसमें लागू होता था। सिर्फ एक ये चीज़ थी। दूसरी बात इन्होंने कही कि कश्मीर में ये हट गया, वो हट गया, और कश्मीर आज जीडीपी में 10 से 15% का योगदान दे रहा है। भाई साहब, कश्मीर पहले भी योगदान देता था। कश्मीर में पर्यटन पहले भी फला फूला था। कश्मीर से सेब, अखरोट, जितना भी व्यापार होता है, इमारती लकड़ी का सारा व्यापार पहले से भी चल रहा था। कश्मीरी शॉल, और ये सालों साल से कश्मीरी यहाँ पे आ रहे हैं लगातार। अभी भी आगे दरियागंज में जाके, पर्दाबाग में जाके देखो, सारे कश्मीरी और हिमाचली ठहरे हुए हैं जो यहाँ पूरे सर्दियों में आके तिब्बती मार्केट लगती है, सारे कश्मीर से तो आते हैं। ये सालों साल से आ रहे हैं, आज की डेट से नहीं आ रहे। ये जरा सा आप जामा मस्जिद कोर्ट मार्केट के पास जाके देखो, पूरी मार्केट इन्हीं की लगी हुई है। तब भी आ रहे थे, तब भी ये योगदान दे रहे थे, आज भी योगदान दे रहे हैं। कोई इसमें कोई नहीं है जिसे कहा जाता है कि इनके दिमाग में ऐसा बसा दिया गया कि बदलाव आ गया। जो था वही। बुलेट ट्रेन पे इन्होंने बोला था, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट माना जाता है 1 लाख करोड़ के करीब का। आप उस 1 लाख करोड़ किसके लिए खर्च कर रहे हो? जो सूरत से, गुजरात से और मुंबई जाएगा। भाई साहब, उसका बुलेट ट्रेन का किराया कितना होगा? आप उन लोगों का टाइम बचा रहे हो। जितना टाइम वो ट्रेन में लगाएंगे, उतने टाइम में, उतने पैसे में वो हवाई जहाज पकड़ के भी वो लोग जा सकते थे। इसी 1 लाख करोड़ में अगर आपने जनता के लिए ट्रेन चलाई होती, आपने जनता को राहत दी होती, आपने 50-60 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन कोटा था 50% का, वो आपने बंद कर दिया। महिलाओं का कोटा वो आपने बंद कर दिया। 12 साल से छोटे बच्चे, 6 से 12 साल के, जिनका आधा टिकट लगता था, वो आपने बंद कर दिया। आप इधर से तो चूसे जा रहे हो और उधर 1 लाख करोड़ किनको दिए जा रहे हो? जिनका ऑलरेडी तोंद भरी पड़ी, जिनके ऑलरेडी पेट भरे पड़े हैं। आप उनके लिए एक बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लेके आ गए, सिर्फ एक उनके लिए। आपने क्या देखा? पीछे अभी पेपर देने जा रहे थे बच्चे यूपी में, आपने ट्रेनों की हालत देखी थी?
ट्रेनों की हालत, शौचालय के बाहर गेटों पे लटके हुए, छतों पे लदे पड़े बच्चे, वहाँ ट्रेन, आपने ट्रेन का नेटवर्क बढ़ाना था तो आम आदमी के लिए बढ़ाओ भाई साहब। 1 लाख करोड़ में आपकी कम से कम 1000 ट्रेन और शुरू हो जाएंगी। तुम्हारे जितने ट्रक दे रहे हो ना आप सारे जो गिलास है ना आधा भरा हुआ है, उसको उधर वो तुम्हें नेगेटिव दिख रही है सारी। तुम पॉजिटिव एक ट्रेन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो और बाकी जनता अपनी भाड़ में जाए, हैं? क्या बात है भाई साहब? मैंने एक बात कही थी, क्यों नहीं कांग्रेस? अरे एक बात नहीं थी, मैं अभी से पूछो ना। बोलिए अभी वही बात कर रहा हूँ। एक कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके 5 सब्जेक्ट होते हैं, हर चीज में आपको अचीव करना है, ना कि आप एक जगह लगे हुए हो उस पर, उससे देश नहीं चलता। तो वही तो हम कह रहे हैं। तो देश की एक 5 सब्जेक्ट में फेल जा रही है, आपसे 5 काम मांगे थे, आपके पास गिने गिना हर आदमी का है, हर दूसरे आदमी का 5। सबसे पहले शुरुआत होती है राम मंदिर, 370, 3 तलाक। आप 3 तलाक की बात करते हो, यहाँ बहुत सारे सैकड़ों मुस्लिम खड़े होंगे, आप बुला के पूछ लो उनकी कम्युनिटी में 3 तलाक की दर कितनी है। मुश्किल से मुश्किल कोई 10,000 में से कोई या 50,000 में से कोई एक बंदा 3 तलाक देता होगा, 10,000 या 50,000 में से। चलो मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, पंडित आदमी हूँ, मेरी छोड़ो, मुस्लिम कम्युनिटी को आप बुला के किसी से भी पूछ लो, भाई साहब 3 तलाक की आपके यहाँ दर कितनी है। आपने अधूरा ज्ञान लिया, आपने अधूरा ज्ञान लिया। नहीं, मेरा अधूरा ज्ञान इन लोगों के गले से नीचे नहीं उतरता, इनकी आंखों में मोतियाबिंद चढ़ा हुआ है, इसलिए मेरी चीज बोली इन्हें मोतियाबिंद नहीं है, मोतियाबिंद। लोगों को मोतियाबिंद होता है, इन लोगों को मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। अब मेरा अधूरा ज्ञान है, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, अभी किसी एक मुस्लिम को लेके आओ, उससे पूछो भाई तुम्हारे कम्युनिटी में 3 तलाक की दर कितनी है। जो 3 तलाक की दर है ना वो नीचे लेवल पे नहीं है, वो ऊपर के लेवल पे है। नहीं भाई साहब, नहीं ऐसा नहीं, मैं तो पंडित आदमी हूँ ना, मेरे पास भाई साहब 1 मिनट इधर आओ। क्या पता? नहीं क्यों नहीं पता भाई साहब, आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, मुस्लिम हो आप? हाँ जी, आपके यहाँ 3 तलाक की जो दर है कितनी है? हजारों में 1, लाखों में 1 कितनी है? क्या मतलब भाई साहब कह रहे हैं कि 3 तलाक खत्म कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूँ 3 तलाक कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, कोई मुश्किल से 10,000, 20,000, 50,000, कोई लाख में कोई एक बंदा ऐसा होता होगा जो 3 तलाक बोल के तलाक देता होगा। ये बात हकीकत है। हाँ। बस पूछ 3, ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया। चलिए अब और विकास तलाक देते हैं वो अभी कौन होते हैं? जो खाने पीने वाले होते हैं, उनने कोई तलाक नहीं देता। तो आपने गलत क्या कहा? बस आप जो बात हाँ, क्या बोल रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि 3,000 में, 5,000 में, 10,000 में एक है, पहली बात तो आपका ज्ञान अधूरा है। ये इसमें आपका ज्ञान अधूरा है। किस चीज़ में ज्ञान? ये जो क्या कह रहे हो कि 3,000, 5,000, 10,000, 1 लाख में एक है, एक बंदा है, वो अधूरा है। दूसरा ये बात है, तो अधूरा भाई साहब ने तो बोल दिया। दूसरा एक मिनट सुनिए ना, आपने मान लिया आपकी मिसेज है, आपके साथ 20 साल से रह रही है, आपका पूरा ख्याल रख रही है वो 20 साल से, आपके बच्चों का, आपके घर का, हर चीज का आपका घर बना दिया। आप एक दिन आए और आके आपने उसे कह दिया 3 बार तलाक और बोल गई, कहाँ जाएगी वो बताइए? ठीक है, मान लिया। कहाँ जाइए? सेम चीज हमारी कम्युनिटी में नहीं होती। हमारी पारिवारिक अदालतें जाके देखो, एक दिन आता है, लात मारता है, चल तू बाहर निकल, कल से घर में मत घुस जाइयो। उसके बाद वो अपने गुजारा भत्ते के लिए मुकदमा डाल रही होती। पारिवारिक अदालतें आप जाके देखो, सुनो मेरी बात, दिल्ली में 9 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, साकेत कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट है, कड़कड़ुमा कोर्ट है, तीसियारी कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट है। आप सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके देखो, पारिवारिक अदालत में मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ कितनी बैठी है और हिंदू कम्युनिटी कितनी बैठी है तलाक के मामलों को लेके, आपको पता चल जाएगा। बस और क्या चीज़ है इसके अलावा? बात करने के लिए, जाने के लिए एक रास्ता खुला हुआ है, इनके पास तो रास्ता ही नहीं है। अचीवमेंट करा गया ना। अच्छा ये बताएं 10 साल में रोजगार के बारे में क्या क्या मोदी जी ने, रोजगार के बारे में? देखो रोजगार की जहाँ तक बात है, देखो ये रोजगार का जो मुद्दा जो है, ये खाली ये नहीं कि गवर्नमेंट ही आपको देगी। आपके पास वो मोदी जी ने जो ये इतने रिसोर्सेज डेवलप कर दिए हैं जगह जगह, हर जगह, कि आजकल बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहा है अपने आप हैं। और ऐसा नहीं है, और डाटा उठा के देख लीजिए, आत्मनिर्भर बनना, ये देख लिया। मोदी जी आए, लोग मोदी जी आए 10 सालों में एक पब्लिक सेक्टर यूनिट का नया गठन हुआ हो तो मुझे बता दीजिए बस। क्या किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSU जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिनमें लोगों को रोजगार मिलता है। और रही बात सरकारी रोजगार की, केंद्र सरकार के 3 लाख पद खाली पड़े हैं, सेना में 2 लाख पद की कटौती कर दी है, जिनकी भर्ती अग्निवीर के टेम्परेरी तौर पे करी जा रही है। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकारों के, तमाम राज्य सरकारों में पद खाली पड़े हुए हैं। उसके अलावा जो PSUs हैं उनमें 3 लाख पदों की छटनी कर दी गई है। आप रोजगार देने के नाम पे बता दो कि मोदी जी ने नया ये पब्लिक सेक्टर यूनिट इसमें स्थापित करा और इसमें इतने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। सिर्फ एक मुझे बता दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। बता दीजिए अपनी गलती मान लेंगे। एक बता दीजिए। एक मिनट सुनिए, जहाँ तक आप समझ रहे हो कि भाई रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये जो पेपर हो रहे हैं, जो स्टूडेंट जा रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं, वो किसके लिए जा रहे हैं? वो ठीक बात आपने बोली। हाँ, बिल्कुल। फिर तो पूरी बात तो सुन लीजिए अब। हाँ,
पेपर देने आपने यूपी का भी उदाहरण देखा होगा, ताज़ा ये यूपी की बात कर रहे हैं जो 60,000 से उसकी कांस्टेबल की निकली है। उससे पहले पिछले 2 साल से 69,000 शिक्षक अपनी बहाली के लिए कि हमें अपॉइंटमेंट दो, लगातार लखनऊ सचिवालय जाते हैं, वहाँ से उन्हें इको गार्डन छोड़ दिया जाता है, इको गार्डन से सचिवालय, उनका लगातार इधर से इधर ही चले जा रहा है। और अभी ताज़ी ये 60,000 वैकेंसी निकली, इसके लिए अभ्यर्थी कितने थे? 50 लाख। एवरेज निकाली आपने कि बेरोजगारी कितनी है? 60,000 पे 50 लाख, सीधे 1,000 गुना। क्या मजाक है भाई साहब ये? फिर तो आप तो ये डाटा आपके इकट्ठे कर रहे हो, कह सकते हो कि रोजगार क्रिएट करा गया। बताइए भाई साहब, ये डाटा हाल नहीं था, इतना बुरा हाल नहीं था कि एक वैकेंसी पे 3-3 हज़ार लोग। इन्हें तो कह दिया ना कोई जरूरत ही नहीं शिक्षक। तो ऐसे भाई साहब, ऐसे जब लोगों की सोच होगी कि नहीं भर दिया कोई बात नहीं, अब जरूरत है ही नहीं, अगर MBA कर लिया तो कोई बात नहीं, ठेला चला ले, रोजगार तो मिल ही गया ना करने वाला। पकौड़ा तलिए बोल तो रहे मोदी जी। अरे मोदी जी की बात मानिए। देखो मोदी जी का अपने मुंह से कहना है कि मैंने चाय बेची है, तो जो बंदा चाय बेचता है उसके साथ सबसे पहले क्या चीज़ आती है? पकौड़ा। चाय के साथ लोग मट्ठी खाते हैं या पकौड़ा खाते हैं। तो मोदी जी की सोच चाय की कि मैंने चाय बेची है, तो मोदी जी पकौड़ा बेचने को रोजगार मान के चलेंगे कि मैंने चाय बेची है, तुम पकौड़े बेच लो, रोजगार का कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। जो पकौड़ा वाले की बात कर रहे हो ना, हाँ जी। पकौड़े की बात कर लो, यहाँ पे चांद चौक में ही खड़े हैं हम लोग। एक पकौड़ा वो जो है महीने में 30,000 रुपये कमाता है, 30 से 40,000 रुपये, 50,000 वो 1 लाख भी कमाता होगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा बंदा इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, तो आपने कॉलेज क्यों खोल रखे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओपन और रेगुलर से हर साल 1.5 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं। क्या वो सारे के सारे 1.5 लाख बंदे पकौड़े की दुकान खोल लें? पकौड़े की दुकान खोल लें? आप उसे कह रहे हो कि यही रोजगार है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हर साल 70,000 रेगुलर है और 80,000 जो है कॉरेस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट्स होते हैं हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1.5 लाख बंदे। IP यूनिवर्सिटी अलग है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अलग है, उनके ग्रेजुएट जो है वो अलग है सारे। मैं DU की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1.5 लाख ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं। क्या 1.5 लाख लोगों को अपना पकौड़ा खोल लेना चाहिए दुकान? इस रोड पे लगातार फिर पकौड़े की दुकान खुली होंगी भाई साहब, खाएगा कौन और बेचेगा कौन? आप ही बेचोगे और आप ही खाओगे। पढ़ने होंगे ना कहीं ना कहीं, तो आपके दिमाग में यही बात है कि पकौड़ा खोलेंगे वो? बिल्कुल नहीं खोलेंगे। तो फिर आप ये बात क्यों कर रहे हो? तो मैं तो विरोध यही तो कर रहा हूँ, आपको बात ही नहीं समझ। मोदी जी तो कह रहे हैं ना पकौड़ा भी एक रोजगार है। नहीं, वो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है भाई, पकौड़े का एग्जांपल दिया है। एग्जांपल ये क्यों नहीं बोला कि भाई आप लोग आओ, मैं एक नया PSU बनाता हूँ, आप उसमें अपनी सेवाएं दो, मैं नया कॉन्सेप्ट तैयार करता हूँ, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजें चालू करता हूँ। अभी एक इसरो बैठा हुआ है, इसरो के अलावा मैं एक और इसरो खोल देता हूँ, या मैं एक भाभा पे एटॉमिक संस्थान खुल रहा है ऑलरेडी, मैं एक और परमाणु संस्थान खोलता हूँ। आप फिजिक्स पढ़ के आओ, केमिस्ट्री पढ़ के आओ, देश की सेवा करो। आज हालत ये है कि एलन मस्क है, नाम सुना होगा, जो ट्विटर चलाता है, उसने क्या बोला कि मैं 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पे बसाऊंगा। उसकी सोच ये है, और हमारे मोदी जी की सोच क्या है? आओ पकौड़ा बेचो, तुम्हारे लिए रोजगार हो गया। हाँ, वो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, जो वहाँ खर्च कर रहे हैं पैसे। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया के रिसोर्सेज देखो आप, इंडिया के रिसोर्सेज देखो, उसके रिसोर्सेज देखो। एक अकेला बंदा हमारे कई सारे स्टेट की GDP से भारी है वो बंदा। आप कंपैरिजन करके चलो उस चीज को। बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं ना, बुलेट ट्रेन की बात आप कर रहे हो, गलत कर रहे हो। आप मात्र बुलेट ट्रेन में कितने जाएंगे भाई साहब? कितने डब्बे होंगे बुलेट ट्रेन में? कितने बुलेट ट्रेन में डब्बे होंगे? 10 होंगे। वंदे भारत खुला, वंदे भारत आधी से ज़्यादा सीटें खाली जाती हैं भाई साहब। एक अकेला यहाँ से वाराणसी का किराया जो है 900 रुपये का बैठता है। यहाँ से अयोध्या भी हम गए हैं, जम्मू कटरा गए हैं, 1300 रुपये की टिकट पड़ी हमारे को। कटरा की, दिल्ली से कटरा 1300 रुपये की टिकट। गरीब आदमी कर चढ़ सकता है क्या वंदे भारत और बुलेट ट्रेन में? मैं 4 लोग हैं, 13 चौक 78, 7800 रुपये का टिकट, और विद मील हमारे को 9600 रुपये की टिकट पड़ी। बताइए। हाँ, टिकट पड़ी नहीं 4 बंदे पे। नहीं तो आप जाओगे तो पैसे तो खर्च करना पड़ेगा ना आपको। किसके लिए खर्च करे जा रहे हैं, वही तो हम बात कह रहे हैं। आप सोच किसका रहे हो? आप टॉप लेवल का सोच रहे हो। हमारी शिकायत इस बात से नहीं कि आप सोचो, हमारी शिकायत इस बात से कि आप चुनिंदा लोग जो हैं पैसे वाले, सिर्फ आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। जो जन लोग हैं, आप अगर 3 टियर AC में भी जाते हो तो भी आपकी अच्छी बात है, आपकी हैसियत है, आप जा सकते हो, लेकिन आप लोकल लोगों के बारे में सोचो कि उनका हल क्या है। बस। हाँ, विरासत चलती रहेगा, ये विरासत चल रही है, जो विरासत जो सेंसाई जो सिस्टम चल रहा है वो चलता रहना चाहिए क्या? भाई साहब, सिस्टम चलना चाहिए, लेवल पे चाहिए। समाजवाद हमारे देश के संविधान में एक नाम है समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है कि अमीर और अमीर ना हो और गरीब ना हो, गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठे और अमीर सारा पैसा खा के ना बैठे। आज की डेट में क्या हो रहा है? गिनती के सारी GDP का, हमारे भारत का सारा पैसा मात्र 20% लोगों के पास एक तरफ है और 80% लोग एक तरफ है। सिर्फ एक मिनट, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें क्या है? इसमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में क्या है? डेमोक्रेसी जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार, जाहिर सी बात है। हाँ,
उसके जो कंसिक्वेंसेस है वो क्या है? मैं सीधा सी बात है, डेमोक्रेसी में क्या होगा? गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। तो यही तो नहीं होना चाहिए, अमीर और गरीब होगा, अमीर और। अरे तो भाई साहब, आप डेमोक्रेसी में ये आपने कहाँ ले पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी में लिखा होगा गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा? फिर क्या? कौन से संविधान की कौन लिखा ये तो बताइए। ये बिल्कुल है, आपने अपने मन से बना के आपने कहाँ पढ़ लिया? मैंने पढ़ा है, ये बिल्कुल है। ये डेमोक्रेसी का जो है डेमोक्रेसी का जो साइड इफेक्ट्स हैं वो यही है बिल्कुल। अमीर अमीर और होगा, गरीब गरीब होगा। देखो, ये जो एक तो है पूंजीवाद, एक है आपका कम्युनिज्म, तो डेमोक्रेसी उसका बीच का रास्ता है। तो जो कम्युनिज्म और समाजवाद नाम की चीजें आर्थिक व्यवस्था के लिए लागू होती हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है हर बंदे को, फिलहाल जो 18 साल से ऊपर है आज की डेट में, और ये 18 साल के जो मतदान का जो उम्र करी गई थी, ये भी कांग्रेस के टाइम में करी थी, राजीव गांधी जी ने करी थी। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अपने लिए सरकार चुन सकता है। पूंजीवाद की अवधारणा हमारे यहाँ गलत है, पूंजीवाद हमारा नहीं होना चाहिए। उसी को परिकल्पना को रख के हमने समाजवाद की अवधारणा पेश करी। समाजवाद का मतलब लगभग आपस में लगभग बराबर हो, जिसकी लोहिया जी ने भी वकालत करी थी, जिसकी जयप्रकाश नारायण जी ने भी वकालत करी थी, जिसकी तमाम लोगों पिछली सरकारों ने वकालत करी थी, जिसकी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी वकालत करी थी। सीधी सी बात है। लेकिन आज की डेट में आप पूंजीवाद होके आप 10-20 लोगों को, 50 लोगों को, 10-12 पूंजीवादी परिवारों को आप भर के उन्हें अमीर बनाए जाओगे तो बाकी सारे लोग गरीब हो जाएंगे। आप क्या चाहते हो? अभी जिंदगी भर गरीब रहें, उनका जीवन स्तर ऊपर ही ना उठे? थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि भाई कि सबको इक्वल लेवल पे लेकर आया जाए, मतलब यही है ना कहने का? सब सारे इक्वल लेवल पे हो, कंट्री चल पाएगा? सारे इक्वल लेवल के कहने का आप पूरी बात नहीं समझे, आपने पूरी बात नहीं समझी। अमीरों को और अमीर नहीं करना है और गरीबों को और गरीब नहीं करना है। जो गरीब है उनका जीवन स्तर इतना ऊपर उठाओ कि आसानी से अपना काम चला सके वो। हाँ, ऊपर से वो नीचे नहीं आएंगे, वो ऊपर से नीचे तब आएंगे जब आप नीचे वालों का ध्यान रखोगे। जाहिर सी बात है, सारा पैसा किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। मोनोपोली किसी एक मार्केट में किसी एक आदमी की नहीं चलनी चाहिए। बस कहने का मतलब सिर्फ ये है। कांग्रेस की मोनोपोली जो चल रही थी 70 साल से, वो कब तक चलाओगे उसको? कांग्रेस ने ये मोनोपोली चलाई नहीं कभी भी। कांग्रेस के राज में आप देखो, टाटा को भी उतनी अहमियत मिलती थी, बिरला को भी उतनी अहमियत मिलती थी, अंबानी को भी उतनी अहमियत मिलती थी, बजाज ग्रुप को भी उतनी अहमियत मिलती थी, महिंद्रा को भी उतनी अहमियत मिलती थी। किसका पैदा किया हुआ बताओ? अरे मैंने सबसे पहले नाम लिया, मैंने टाटा के बाद रिलायंस का ही तो नाम लिया, आपने सुनी नहीं ना बात? रिलायंस किसका पैदा किया हुआ है? रिलायंस किसी का भी पैदा करा होगा। देश में उद्योगपति भी जरूरी हैं, लेकिन किसी एक उद्योगपति का पेट भरना जरूरी नहीं है। जानते हो ना, मतलब नहीं, मुझे इस बात से उनकी निजी जिंदगी में मुझे जाके नहीं जाना कि वो क्लर्क था या वो तेल बेचता था, क्या करा, उससे मुझे जिंदगी में नहीं जाना साहब। हाँ, क्या कह रहे हैं अंकल, बताओ। मैं कह रहा हूँ कौन लेके आया उसको उस लेवल पे? कौन लेके आया? सरकार का अदानी को, मोदी, नरेंद्र मोदी। मैंने आपसे जो बात करी वही तो मैंने बात करी कि ठीक है, आप उस वक्त टाटा भी काम करते थे, अंबानी भी काम करते थे, सब काम करते थे, लेकिन मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही का पेट भरे जाओ। आज आपने सारे पोर्ट अडानी को समर्पित कर दिए, रेलवे अडानी को समर्पित कर जा रहे हो, मालगाड़ी अडानी को समर्पित करते जा रहे हो, कोल ब्लॉक आपने अडानी को आवंटित कर दिए हैं, पोर्ट आपने अडानी को आवंटित कर दिए। ये 3 साल में अडानी की संपत्ति हजारों गुना बढ़ गई है, 3 साल में मात्र पिछले कोविड काल के बाद से। और किसानों का हाल क्या कर दिया आपने? कौन बहकाने वाला है? आ जाओ, अब आप आराम से बोल सकते हो। सुनो, वंदे मातरम देशभक्त हैं। तुम बोल ही नहीं सकते वंदे मातरम।